नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। क्या हाल चाल? मस्त, बढ़िया। ओके, सो चलो बच्चों, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आज का नया सेशन। जैसे आप लोगों को पता है कि हमने केमिस्ट्री स्टार्ट कर लिया है फर्स्ट चैप्टर, और जिसमें हमने ऑलरेडी 4 लेक्चर्स जो है वो कवर अप कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने बेसिक चीज़ जो थी केमिस्ट्री को लेकर 9th और 10th ग्रेड में हमने जो किया था, देन कैलकुलेशंस के दौरान जो हमें थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन चाहिए था, लाइक राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, वो हमने सारे के सारे वीडियोस में कवर अप कर लिया है। तो कैलकुलेटिव पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलने वाले, जिसमें हम लोग केमिकल कॉम्पोजिशंस के लॉज की बात करेंगे। अब इनमें से 2 लॉ या 2 या 3 जितने लॉ जो है वो हमने ऑलरेडी 9th ग्रेड में किए होंगे, तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर यहाँ पे रिवाइज तो हो ही जाने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग, क्योंकि देखो केमिस्ट्री होता क्या है, ठीक है, केमिस्ट्री बेसिकली 2 और 2 से ज़्यादा चीज़ों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं केमिस्ट्री, सीधी सी बात है। तो उसके लिए कुछ ना कुछ लॉज जो हैं वो बनाए गए थे थ्रू डिफरेंट केमिस्ट। तो वही हम लोग डिटेल में करने वाले हैं कि किस लॉ को क्या कहा जाता है और उसके बीच में उसके पीछे का मीनिंग क्या होता है, तो वो हम देखने वाले हैं। तो कोई लेक्चर में वेस्ट नहीं करना, सीधा हमारे मुद्दे की बात पे आते हैं। तो सबसे पहला जो लॉ है दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब आपको सीधा सीधा पता है, ठीक है, बचपन से हमें बताया जाए कंजर्वेशन जब भी वर्ड आता है दैट मीन्स द थिंग इज़ नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो वो चीज़ को ना हम क्रिएट करते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ओके, बेसिक फंडा तो यही है। अब यहाँ पे आपको मास की बात चल रही है, इसका मतलब कि मास कैन नीदर भी क्रिएटेड नॉट भी डिस्ट्रॉयड। मास को ना हम क्रिएट कर सकते और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। लाइक मेरे सामने अगर ये है तो इसको हम क्रिएट नहीं कर सकते। अब लोग मैम ये तो हमने ही तो बनाया हुआ है, लाइक इंसानों ने बनाया हुआ है, बनाया इंसानों ने है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो मटेरियल है वो तो ऑलरेडी मौजूद था ना, ठीक है, उसको फ्रेम करके हमने इसको एक पेन में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं, हम लोग तो सिर्फ मॉडिफाइड करके उसको एक नया शक्ल, रूप और सेंसेस दे देते हैं, और तो कुछ नहीं होता, ठीक है। तो कोई भी चीज़, अब ब्रह्मांड में क्या आपने मिट्टी बनाई है? नहीं। आपने पानी बनाया है? नहीं, ठीक है। ये सब चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं। तो इसके लिए कहा जाता है कि मास को ना हम बना सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओके, तो अब ये वाला लॉ जो है वो किसने दिया था? वो दिया था एंटोनी लेवोइज़ियर ने। कब दिया था? 1789 में उन्होंने लॉ दिया था। उनके मुताबिक ये है दैट द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज़ इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मतलब कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है। क्या बोला मैंने? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनका मास और उसके बाद जो हमें एक नई चीज़ मिल जाती है प्रोडक्ट, ठीक है, उसका मास वो मिलाकर सेम होता है, ठीक है। जैसे कि आपके पास दूध है, आपने दूध 10 ग्राम छोटा है, 100 ग्राम आपने दूध लिया, ठीक है, 100 ग्राम आपने दूध लिया और उसके अंदर आपने समझो 5 ग्राम दही डाली। ओके, तो ये आपके 2 रिएक्टेंट हो गए। उसके बाद जब आप उस जो कम्प्लीटली फिर वो दूध दही में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर आप जब उसका वज़न करोगे तो 5 ग्राम और जो 100 ग्राम वो था दूध था मिलाकर 105 ग्राम, तो आपको दही का वज़न कितना मिलेगा? 105 ग्राम ही मिलेगा। मैंने ये बहुत हल्की चीज़ के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो इस तरीके के जो फॉर्मूलास होते हैं या इस तरीके का जो लॉ है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, की हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम लोग तो सिर्फ उनकी शक्ल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं पर उनके मासेस जो है वो सेम रहते हैं। आगे इसके एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग साइंटिफिकली। जैसे इन्होंने कहा है कि आपके पास मीथेन गैस है, ओके, और मीथेन गैस को हम लोग ऑक्सीजन के साथ जला रहे हैं। तो अभी मीथेन और ऑक्सीजन ये दोनों मिला के बचा क्या हो गया? ये दोनों मिला के हो गए रिएक्टेंट्स, क्योंकि ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मीथेन का कितना लिया हुआ इन्होंने? 16 ग्राम बोला है कि भाई मीथेन 16 ग्राम ले रहे हैं हम लोग। अब बहुत सिंपल सी बात है, देखो बच्चा, जैसे कि आपको पता है कि CH4, ठीक है, तो 12 ग्राम जो होता है वो कार्बन का होता है, हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है वज़न, एटॉमिक मास, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टोटल? 4, तो 4 × 1 = 4, मिला कितना हो गया? 16, ठीक है। तो 16 ग्राम जो है वो मीथेन, और उसको हम कंबाइन कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के हमने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लिए, वो बैलेंसिंग इक्वेशन की तरह, ठीक है, बैलेंस करके फिर कह रहे हैं कि आपने इतना लिया। तो टोटल लेफ्ट साइड पे मास कितना आ रहा है? 80 ग्राम आ रहा है। जब ये रिएक्ट हो जाता है तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मिलता है वाटर। अब जब इनका मासेस निकाला और इसको प्लस किया तो कितना आया? 80 ग्राम आया। ओके, दैट मीन्स कि लेफ्ट साइड और राइट साइड का मास जो है वो सेम है।
बात समझ में आई। दिस इज़ द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, फर्स्ट लॉ, दैट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसी आप बोलोगे मैम इसमें बड़ी बात है, तो पता ही है ना, बट अगर आप सोचो ये जो हम बात कर रहे हैं वो 1700 लाइक 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 18th सेंचुरी में ये चीज़ बताना बहुत बड़ी बात है। राइट नाउ वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, ठीक है। तो उस हिसाब से आप गैप देखो तो सीधी सी बात है, इतने लाइक 200, 250, 300 साल, जितने भी 300 साल, ठीक है, इतना अगर हम लोग पुरानी बात करेंगे तो उस दौरान, ठीक है, वो लोगों ने ये चीज़ जब बता रहे हैं तो सीधी सी बात है उस टाइम पे तो उसका काफ़ी वजन होगा इस बात का। तो एंटोनी लेवोइजर ने सबसे पहले हमें यही बताया। और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मर्क्यूरी ऑक्साइड है, मर्क्यूरी ऑक्साइड दैट इज़ HgO, ठीक है। ये कह रहे हैं कि हम मर्क्यूरी ऑक्साइड जो है वो 100 ग्राम यहाँ पे ले लेते हैं। उसके बाद जब हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, तो कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे पास मर्क्यूरी आ जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो फुर उड़ जाएगा। ओके, अब मर्क्यूरी कितना मिल रहा है 9 ग्राम, 93 ग्राम, और ऑक्सीजन कितना मिल रहा है 7 ग्राम। चलो इसको प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा 100 ग्राम, ठीक है। तो क्या हो गया, लेफ़्ट साइड और राइट साइड सेम आया, समझ में आया। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के अंदर आप जो चेंजेस देखते हैं वो आप देखते हैं केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। जो पहले वाला एग्जाम्पल, जो अभी वाला एग्जाम्पल हमने ये किए दोनों एग्जाम्पल, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है केमिकल चेंज, ठीक है। केमिकल चेंज मतलब कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर रहे हैं और बाद में हमें प्रोडक्ट मिल रहा है और मासेस दोनों के सेम है, ओके। अब फिजिकल चेंज मतलब क्या है, फिजिकल चेंज बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपने बर्फ़ ली हुई है, ठीक है, सॉलिड बर्फ़ आपने ली है और उसको आप जब हीट देके मेल्ट कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे 100 ग्राम बर्फ़ ली है तो आपको यहाँ पे वाटर भी कितना मिलेगा, 100 ग्राम ही पानी मिलेगा। आई बस समझ में, क्योंकि जो हीट थी वो तो सिर्फ मॉलिक्यूल्स के अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने के लिए यूज हुई, टूट गए तो पानी में कन्वर्ट हो गए। तो ये क्या हो गया, फिजिकल चेंज, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ बोथ द साइड या मास, ठीक है, मास ऑफ बोथ द साइड्स LHS एज वेल एज RHS आपको सेम मिल गया। तो ये होता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में आपके स्टेट ऑफ मैटर्स चेंज हो जाते हैं, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ठीक है, सॉलिड टू गैस। तो वो जो मेथड्स हमने देखे हुए हैं, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, ठीक है, उस दौरान सिर्फ उनका जो शक्ल है वो बदल जाती है, बट उनका जो मास है वो एज इट इज़ रहता है। जैसे अगर आप ये पानी है, ठीक है, आप पानी मतलब H2O, अगर आप इसको बॉयल करेंगे और कन्वर्ट हो जाएगा H2O गैस के अंदर, तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही है ना, ये लिक्विड था और ये गैस है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो मास भी सेम होगा, ठीक है। तो इसके लिए लिक्विड से जब गैस में गया तो उसकी सिर्फ शक्ल बदल गई, बाकी उसका वज़न जो है वो एज इट इज़ रहा। बात समझ में आई अच्छे से, ओके। देखो अब आप खुद समझ सकते हो कि ये इतनी पुरानी बात है, जिसमें कहा कि 18th सेंचुरी की बात है, ओके, लेट 18th सेंचुरी की बात है। तो उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने कुछ अलग अलग बातें की थी। उनमें से जैसे मैं बात करूँ कि आइंस्टाइन जी, वन ऑफ द फेमस साइंटिस्ट, उन्होंने एक फेमस थ्योरी निकाली थी E=mc², ओके। अब अगर हम इस थ्योरी को कंसिडर करते हैं ना बेटा, तो ये वाला जो लॉ है उतना एप्लीकेबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखो उन्होंने क्या बोला, E स्टैंड्स फॉर एनर्जी एंड M स्टैंड्स फॉर मास, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि मास कभी भी कन्वर्ट होगा तो उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोगों ने इतने सारे कन्वर्जन देखे तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होगी, और वो हीट एनर्जी जो है वज़न तो उसका भी रहेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो वो वाला वज़न जो है अगर हम देखेंगे तो इक्विवेलेंट नहीं बैठेगा, मतलब कि लेफ्ट साइड और राइट साइड रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का मास इक्वल नहीं बैठेगा। पर खैर ये थ्योरी बहुत लेट आई थी, इसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं फॉर द एडवांस स्टडीज़, बट बेसिक चीज़ जो हमें एंटोनी ने बताई थी वो यही बताई थी। ये जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया, ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है सारे मास, ओके, प्रोडक्ट रिएक्टेंट का कन्वर्ट और प्रोडक्ट के अंदर पॉसिबल है ही नहीं, थोड़ा बहुत तो एटमॉस्फेयर उसको यूटिलाइज कर ही लेगा, ठीक है बच्चों। इतना क्लियर हुआ, चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब इसके बेसिस पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ ताकि आपको समझ में आए कि क्या है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग कि ये बंदा क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर। इन एन एक्सपेरिमेंट 5 ग्राम ऑफ CaCO3 ऑन हीटिंग गेव 2.8 ग्राम ऑफ CaO एंड 2.2 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। तो CaCO3 को अगर हम हीट करते हैं, ओके, तो रिएक्टेंट को हमने जब हीट किया तो हमें प्रोडक्ट मिल गया कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। कैल्शियम कार्बोनेट का वज़न कितना दिया हुआ है 5 ग्राम, तो ये है हमारे पास 5 ग्राम। कैल्शियम ऑक्साइड का कितना है 2.8 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 2.2 ग्राम, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्लस करूं
अगर मैं इसको ऐड करूँ तो क्या हो जाएगा, सीधी बात है 5 ग्राम हो जाएगा यहाँ पर। तो दैट मीन्स ओके ये भी 5 ग्राम है, दैट मीन्स कि रिएक्टेंट ओके द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके तो कह रहा है कि शो ओके कह रहा है कि शो दैट दीज रिजल्ट्स आर इन अकॉर्डेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। अब साफ साफ दिख रहा है दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, समझ में, बहुत ईजी एग्जाम्पल है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर बेसिकली। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। देखो अभी इस एग्जाम्पल में क्या बोला इन्होंने, व्हेन 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट आर एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 उसको हम लोग ऐड कर रहे हैं एसिटिक एसिड CH3COOH के अंदर। ओके, इट इज़ ऑब्जर्व दैट 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। ओके, अब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जा रहा है। द रेसिड्यू लेफ्ट इज़ फाउंड टू वे 12 ग्राम। अब जो रेसिड्यू बच गया, अब क्या रेसिड्यू बच गया, देखो अब इसके अंदर ये Na जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो हमारे पास एक आ जाएगा CH3COONA, ये मेरे पास कंपाउंड आ गया, और दूसरा हमें मिल जाएगा पानी H2O। मैम कैसे किया, देखो बहुत सीधी सी बात है, कभी भी कार्बोनेट वाला कंपाउंड हो ना बेटा, तो उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता ही निकलता है, तो उसको साइड कर दो। बात समझ आई? ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है तो उसको साइड कर दिया मैंने। तो अब मेरे पास क्या बचा, देखो इसमें से CO2 चला गया, तो अब मेरे पास O बचा, यहाँ पे Na बचा और H बचा। ठीक है, अब क्या है, ये जो है वो टूटेंगे, तो जब ये टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा CH3COO- और ये H+। ठीक है, ये अलग हो जाते हैं, यहाँ पे Na+ हो जाता है, तो ये H और O ये माइनस हो जाते हैं, तो ये H और O इस H के साथ जुड़ के क्या बन जाएगा H2O, और ये Na जो है प्लस यहाँ पे अट्रैक्ट होगा माइनस के साथ, और क्या बन जाएगा सोडियम एसीटेट। ठीक है, इस तरीके से हमारा रिएक्शन बन गया। ओके चलिए, अब इन्होंने बोला क्या वो देख लेते हैं। हमें बेसिकली हमें तो मास देखना है ना कि कैसा होगा। तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं दैट 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये आपको 4.2 ग्राम दिया हुआ है, आर एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड वेइंग 10 ग्राम, ये आपको 10 ग्राम दिया हुआ है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल जा रहा है, एंड द रेसिड्यू लेफ्ट इज़ फाउंड टू बी। अब बाकी क्या बच गया, ये बच गया और ये बच गया। ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर हमें कितना मास दे रहा है 12 ग्राम। तो आइए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे रिएक्टेंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट होता है कि नहीं होता है। रिएक्टेंट में क्या है 4.2 + 10, और प्रोडक्ट में क्या है 12 + 2.2। ओके, एसिटिक सोडियम एसिटेट और पानी दोनों का वज़न मिलाकर 12 ग्राम बोला गया इन्होंने। जो रेसिड्यू बच गया, तो रेसिड्यू तो यही है। ओके, प्लस कर लेते कितना हो जाएगा 14.2 ग्राम, और यहाँ पे प्लस कर दो 12 + 2 = 14.2 ग्राम। आया दोनों तरफ सेम, तो यस ये हमें शो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बात समझ आई? इजी है। ठीक है, ये हमने 9th में भी देखा होगा, तो इसके लिए आपको आइडिया तो होगा ही, कोई बड़ी बात है नहीं इसके अंदर। चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। नाउ नेक्स्ट लॉ, द लॉ इज़ नोन एज द लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रपोर्शन। इसका मतलब क्या है बच्चा, देखो कांस्टेंट और डेफिनेट प्रपोर्शन का मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि आप कोई भी कंपाउंड उठाते हैं कहीं से भी, ठीक है, उसका मास जो है वो, उसका मास या उसका मास का जो रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगा। कैसे, देखो पहली बात तो कि ये हमें किन ने बताया है। ओके, तो ये लॉ हमें दिया गया था बाय द फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्रोस्ट ने। वो क्या कह रहे हैं, दैट अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द फिक्स प्रपोर्शन बाय द वेट। इसका मतलब कि जैसे मैं पानी ले लेती हूँ, ठीक है, ये पानी मैंने लिया है टैप वाटर। ओके, फिर मैं एक और पानी का सैंपल ले लेती हूँ, ये मैं ले लेती हूँ किसी भी नदी का, रिवर वाटर। ठीक है, एक और पानी का सैंपल ले लेती हूँ, लेट्स से कि ये मैंने बिस्लरी बॉटल का पानी ले लिया। ओके, बिस्लरी ब्रांड जो आता है आजकल। ओके, एक और पानी ले लेती हूँ, इसको मैंने हिमालय से निकाला बाहर, बोलो ठीक है, मैं हिमालय गई थी पानी को लेने के लिए। तो मैं पानी जहाँ से भी लूँ,
अब पानी बनता तो H2O से है, इतना तो क्लियर है। अब अगर H2O से बनता है इसका मतलब कि 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है। रेशियो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 ग्राम, दैट इज़ 2, H की जगह 1 लिख दिया, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। सो 2 1 ज़ा 2, 2 रेशियो 16, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा, तो क्या आया 1/8। अब अगर मैं ये मैंने इसके लिए निकाला, अब अगर मैं इसके लिए निकालूंगी तो मुझे 1/8 ही मिलेगा, इसके लिए निकालूंगी फिर मुझे 1/8 मिलेगा, आई मीन 1:8, ठीक है। इसके लिए निकालूंगी तो वही मुझे 1:8 ही मिलेगा। मतलब मैंने पानी कहाँ से भी लिया, कहीं से भी लिया, पानी बनता तो H2O से ही है, और तो कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका होता नहीं है, तो मैं जहाँ से भी लूँगी बाय मास, ठीक है, बाय वज़न, जो उसका रेशियो रहेगा वो हमेशा 1:8 ही रहेगा। आप अमेरिका से जाके लेके आइए, ओके, जो विराट कोहली जी इतना महंगा पानी पीते हैं वो वाला पानी भी आप देख लीजिए तो आपको यही 1:8 ही मिलने वाला है। तो इन शॉर्ट लॉ ऑफ कांस्टेंट डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं उन कंपाउंड के अंदर जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स का मास का रेशियो हमेशा हमेशा सेम होता है। बात क्लियर हुई? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। आइए, अब जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ठीक है, अलग अलग तरीके से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल सकता है। कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं अपन। जैसे पहला एग्जांपल मैं लूँ कि आपने कार्बन लिया और उसको हीट किया ऑक्सीजन के साथ, तो आपको क्या मिल गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। ओके, एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ जहाँ पे मैं CaCO3 ले लेती हूँ, और CaCO3 को जब मैं यहाँ पे हीट करती हूँ तो मुझे कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। पीछे भी हमने ये एग्जांपल देखा था, ठीक है। अगर मैं एक और सोर्स देखूँ कि NaHCO3 ले लेती हूँ मैं, ये भी हमने अभी भी एग्जांपल देखा, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पे Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है, ये रिलीज़ हो जाएगा। एक और एग्जांपल लूँ मैं कि अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ हीट करूँ या रिएक्ट करूँ तो मुझे मिलेगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। ऐसे तो और ना जाने कितने रिएक्शन में लिख सकती हूँ जहाँ पे मुझे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिले। ओके, थोड़ा सा बैलेंसिंग कर लेते हैं हम लोग। लाइक यहाँ पे तो ठीक है बैलेंस है, CaCO3 बैलेंस है, NaHCO3 तो Na2CO3 यहाँ पे बैलेंस करना पड़ जाएगा, यहाँ पे मैं 2 लिख देती हूँ, Na2CO3। ओके, बाकी तो हो गया, CaCO3 CaCl2 यहाँ पे 2 लिख देती हूँ, बाकी तो सब बैलेंस्ड है। ओके, तो अब आप देखो इन सब के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। ओके, अब कार्बन डाइऑक्साइड का मैं देखूं तो C रेशियो 2 ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन का मास कितना होता है बेटा 12, और ऑक्सीजन कितना होता है बेटा 16, सो 12 रेशियो 32। ओके, अगर मैं इसका लगा दूं 4 का टेबल तो 4 3 ज़ा 12 रेशियो 4 8 ज़ा 32, क्या रेशियो आया बेटा मेरा 3:8 आया। इसका मतलब कि मैं अगर इसका निकालूं मास बाय रेशियो तो 3:8 आएगा, इसमें निकालूंगी फिर भी सेम आएगा, ठीक है, सेम आएगा, और यहाँ पर भी सेम आएगा। मतलब कि मैंने कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग एक्सपेरिमेंट से या तो अलग अलग सोर्सेज से CO2 मुझे मिला, बट जब मैं उनका वज़न करूँगी या जब मैं उनके एलिमेंट्स का वज़न करके जब रेशियो निकालूंगी तो मुझे 3:8 ही मिलने वाला है। बात समझ में आई? इसको हम कहते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन। की दुनिया भर से कहीं से भी वो चीज़ लेके आओ, कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो हम लोग एक्सेल आउट करते हैं वो आप ले लो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड व्हीकल्स में से निकलता है वो आप ले लो, कहीं से भी आप ले लो। ओके, तो आपको उसका जो मास बाय रेशियो होगा वो सेम मिलेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं समझाने में सफल रही और आपको समझ में आया कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसको कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए चलते हैं अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब इसके हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। ओके, सॉल्यूशंस करते जाएंगे तो हमें ज़्यादा पता चलता जाएगा कि जो हमने थ्योरी रीड की उसको न्यूमेरिकली कैसे अपन समझ सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द कॉमन सॉल्ट वॉज ऑब्टेन फ्रॉम 2 डिफरेंट सोर्सेज, ठीक है। NaCl हम लोग 2 अलग तरीके से निकाल रहे हैं। इन वन सैम्पल द परसेंटेज ऑफ क्लोरीन वॉज फाउंड टू बी 60.75%, ठीक है। तो इन फर्स्ट सैंपल percentage of chlorine is 60.75%,
ये मिल गया। इन द सेकंड सैंपल 3.88 ग्राम ऑफ क्लोरीन वॉज प्रेजेंट इन 6.4 ग्राम ऑफ सॉल्ट। अभी परसेंटेज भी नहीं दिया हुआ है। क्या बोल रहा है? इन सेकंड सैंपल, दूसरे सैंपल के अंदर क्या बोल रहा है कि 3.888 ग्राम ऑफ क्लोरीन, ठीक है, प्रेजेंट है किसमें? 6.4 ग्राम ऑफ सॉल्ट, मतलब कि NaCl के अंदर। अब इसको परसेंटेज में तो करना पड़ जाएगा। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर ये कह रहा है कि 3.88 ग्राम ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट है 6.4 ग्राम ऑफ NaCl के साथ, तो परसेंटेज में 100 ले लें हम लोग, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे कि 100 ग्राम ऑफ NaCl में कितना अमाउंट ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो परसेंटेज ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3.888 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन, इसको नीचे ले लो, 6.4 इज इक्वल्स टू x, ओके। तो अब आप जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, तो आपको मिलेगा 60.75 ग्राम, ओके। अब हमने ये 100 ग्राम से लिया है, दैट मीन्स कितना हुआ? 60.75% हुआ क्लोरीन का। पहले सैंपल में भी कितना था बच्चा? 60.75, दूसरे में भी कितना हुआ? 60.75। मतलब कि कॉमन सॉल्ट जो हमने अलग अलग तरीके से हमने निकाले थे, उन दोनों में क्लोरीन का जो अमाउंट है या क्लोरीन का जो परसेंटेज है वो सेम पाया गया है, 60.75, 60.75। बात समझ आई? हो सकता है कि एक नमक जो है वो समुद्र में से ना, लाइक हम कहते हैं प्यूरीफाई करके उसको निकाला गया, इवेपोरेशन, पानी हटा दिया और नमक मिल गया, उसके थ्रू निकाला गया। और एक जो है वो कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट में केमिकली लेबोरेटरी में बनाया गया हो। बट दोनों के अंदर भी है, दोनों NaCl नमक है, तो दोनों के अंदर क्लोरीन का जो अमाउंट है वो कैसा है बेटा? सेम आ गया हम लोगों को। तो यहाँ पे साफ साफ दिख गया कि ये क्या है? दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन। क्लियर? एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए आइए, क्या कह रहे हैं ये? 1.375 ग्राम ऑफ CuO वर रिड्यूस्ड बाय H2 एंड H2 मतलब हाइड्रोजन गैस, एंड 1.098 ग्राम ऑफ Cu वर ऑब्टेन्ड, ओके। अब बेसिकली ये कह रहा है, ऐसा कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड के साथ जब अपने हाइड्रोजन गैस डाला था तो हमें कॉपर मिला और हाइड्रोजन गैस पानी बन के निकल गया, ठीक है। ये अपना बेसिक रिएक्शन। तो कह रहा है कि 1.375 ग्राम कॉपर ऑक्साइड में से हमें 1.098 ग्राम क्या मिल गया? कॉपर मिल गया, ओके। ये पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है बच्चा? दूसरा एक्सपेरिमेंट देखो, इन द अनदर एक्सपेरिमेंट, ओके, इन द अनदर एक्सपेरिमेंट 1.178 ग्राम ऑफ कॉपर वर डिजॉल्व्ड इन नाइट्रिक एसिड, ओके। copper dissolved in nitric acid, the resulting copper nitrate, okay, copper nitrate मिला, was converted। उसके बाद इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं कॉपर ऑक्साइड के अंदर, ठीक है। इस तरीके से पूरा है रिएक्शन। बाद इग्निशन मतलब कि उसको बर्न किया तो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ओके। जो ऊपर से वो अपन देख लेते हैं। अब क्या बोल रहे हैं फिर से देख लेते हैं। 1.178 ग्राम ऑफ कॉपर वर डिजॉल्व इन, ओके। तो कॉपर कितना है? 1.178 ग्राम। उसको हम जब डिजॉल्व कर रहे हैं HNO3 में, तो हमें जो कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है, द वेट ऑफ द कॉपर ऑक्साइड फॉर्म्ड इज 1.476 ग्राम। शो दैट द रिजल्ट्स प्रूव द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन। तो बता दो कि कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन के ही रिजल्ट्स हैं, कोई नहीं, बता देते हैं। तो चलो अब क्या क्या है हमारे पास, अगर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में अपन देखते हैं बच्चों, तो बच्चों देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड कितना दिया हुआ है? 1.375 ग्राम, और कॉपर कितना है? 1.098 ग्राम। इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना जुड़ा हुआ है। सो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 1.375 ग्राम में से मैं 1.098 माइनस कर दूँ। क्यों किया? कॉपर ऑक्साइड में से जब मैं कॉपर के वज़न को माइनस कर लूँगी तो मुझे ऑक्सीजन का वज़न पता चल जाएगा कितना था। तो कितना मिलेगा मेरे को? 0.277 ग्राम। इतना क्लियर है? अब अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूँ, ठीक है, निकालना तो पड़ेगा, हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए था जनरली, ठीक है। तो अगर मैं इसका परसेंटेज निकालती हूँ बेटा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा?
द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट 0.277 अपॉन किस में प्रेजेंट है 1.375 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आएगा मेरे को इसका आंसर लगभग 20.14% आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है बेटा, इसका मतलब ये है यहाँ पर कि हमारे पास इसके अंदर जो ऑक्सीजन की अमाउंट है वो 20.14% अवेलेबल है। ठीक है, चलो सेकंड एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। अब इसमें कॉपर इतना है और कॉपर ऑक्साइड इतना है, तो अमाउंट ऑफ कॉपर निकाल दें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1.476 में से 1.178 माइनस कर दिया। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो हमें फाइनली द अमाउंट ऑफ कॉपर जो मिलेगा वो मिलेगा 0.298 ग्राम। ठीक है, चलो तो यहाँ पर अगर हम देखें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, तो 0.298 ग्राम डिवाइडेड बाय कॉपर ऑक्साइड कितना है 1.476 मल्टीप्लाई बाय क्या कर लें 100, तो इसका जो आंसर लगभग आएगा वो आएगा हमारे पास 20.19%। देखो अब आपके सामने है कि ये 20.19% है और ये 20.14% है। ठीक है, बहुत रिलेवेंट है, बहुत ज़्यादा सेम है। तो ये भी प्रूव हो रहा है कि हाँ, यहाँ पर भी अगर हम देख रहे हैं कॉपर ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड, तो कॉपर ऑक्साइड कंपाउंड है जिसमें कॉपर और ऑक्सीजन मिले हुए हैं, तो दोनों कंपाउंड के अंदर, ठीक है, दोनों कंपाउंड के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो सेम हुई। ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ। देखो पहले वाले में अपन क्या कर रहे हैं बेटा, पहले वाले में हम कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कॉपर ऑक्साइड लिया हम लोगों ने इन द फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट और उसको कॉपर में कन्वर्ट कर लिया। दूसरे में हम लोग कॉपर ले रहे हैं और कॉपर से हम बना रहे हैं कॉपर ऑक्साइड। दोनों उल्टे हैं रिएक्शन, बट फिर भी ठीक है, आप कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बना रहे हो, फिर भी आपको जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है वो सेम मिल रहा है, और कॉपर ऑक्साइड से आप जब कॉपर में जा रहे हो फिर भी आपको जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। बात समझ आई? तो इन शॉर्ट आप चीज़ें बनाओ या चीज़ों को तोड़ो, कुछ भी कर लो, जो कंपाउंड में जो एलिमेंट है उनका जो रेशियो रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थे जहाँ से हम लोगों ने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को देखा। क्लियर होगा बच्चों? बहुत इजी है। चलो आगे नेक्स्ट लॉ की बात कर लेते हैं ना बच्चों, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, अब क्या है, देखिए ये लॉ जो है वो दिया गया है बाय द जॉन डाल्टन। कब दिया था? 1804 में दिया था। दिस लॉ स्टेट्स दैट when two elements combine to form two or more compounds, ठीक है, जब दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं और दो से ज़्यादा जब कंपाउंड बनाएंगे, then the different masses of one element which combine with the fixed mass of the other element bear a simple whole number ratio with one another। एग्जाम्पल समझते हैं, बहुत समझ में आ जाएगा अच्छे से, वरना यूँ तो डेफिनेशन ऊपर से जाने वाली है। ठीक है, मुझे पता है बाउंस हो गया होगा कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो चलो चलते हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। लेट्स से कि कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये दो मिलकर ये दो एलिमेंट है। देखो क्या है, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड। तो कार्बन और ऑक्सीजन मैंने दो एलिमेंट लिए हैं, इनको मैं जब कंबाइन करती हूँ तो समझो कि एक तरफ मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया और एक तरफ मुझे कार्बन मोनोऑक्साइड मिल गया। ठीक है, तो मुझे ये दो चीज़ें मिल रही हैं। ओके, देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट। तो पहले मास निकाल देते हैं ना। यू नो कि कार्बन का मास होता है 12U और ऑक्सीजन का मास होता है 16U, ये तो पता है हम लोगों को। तो अगर हम यहाँ पे मास निकालें बेटा तो क्या हो जाएगा, कार्बन का इस तरीके से आएगा, तो 12 रेशियो 2 × 32, सॉरी 2 × 16 मतलब 32 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट यहाँ से लिख दिया। ओके चलो, सो क्या हो गया यहाँ पे हम लोगों को मिल गया, ये O16 है इंटू 2 कितना हो गया 32। टेबल लगा दें हम लोग, किसकी टेबल लगा दें, 4 की टेबल लगा दें। ठीक है, 4 3 और 4 8, तो आंसर क्या है मेरा 3:8। ओके ना, अगर हम देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन रेशियो ऑक्सीजन
कार्बन का मास कितना है बच्चा 12 और ऑक्सीजन कितना है 16। 4 की टेबल लगेगी, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, कितना आया बच्चा 3:4। अब स्टेटमेंट रीड कर, आपको अभी समझ में आएगा कि स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है। तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रहा है, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स। तो हमने यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन लिया और ये हमें 2 और 2 से ज़्यादा कंपाउंड, तो अभी हमें ये 2 कंपाउंड मिल रहे हैं। एक मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मिल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड। देन डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ द अदर एलिमेंट। अभी आप इसका देखो बच्चा, तो कार्बन और कार्बन का फिक्स मास था यहाँ पे 12, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो 3 और 3 आफ्टर द रिडक्शन, आफ्टर द डिविजिबिलिटी आपको 3 और 3 मिला। तो क्या बोल रहा है कि दोनों एलिमेंट में से एक एलिमेंट जो होगा ना उसका मास फिक्स होगा और बाकी जो दूसरा एलिमेंट होगा उसका मास जो है वो अलग अलग होगा। जैसे ऑक्सीजन का यहाँ पे मास 8 दिखा रहा है, यहाँ पे मास 4 दिखा रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो विथ वन अनदर। तो जब हम इनका रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन का जब रेशियो निकाल रहे हैं हम लोग, ओके, तो कैसे निकालेंगे रेशियो हम लोग, जैसे कि 3:8 अपॉन 3:4, ओके। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं बेटा डिवाइड फॉर्म के अंदर, तो ये ऐसा हो जाएगा 3/8, ओके, मल्टीप्लाई बाय ऊपर चला गया 4/3, 3 3 कट, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो क्या आया रेशियो 1:2, ठीक है। या तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो क्या आया 1:2, ओके। बात समझ में आई। तो इस तरीके से कह रहा है कि जो आपके पास वो एलिमेंट है जिसका मास वेरी कर रहा है, तो आप जब उसका रेशियो निकालोगे तो आपको उसका रेशियो होल नंबर में मिलेगा, विच इज़ अ स्मॉल होल नंबर। बात समझ आई। एक बार दोबारा बता देती हूँ, सुनो बेटा ध्यान से। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं ना, वो पॉइंट को समझो। यहाँ पे कह रहे हैं कि आप 2 एलिमेंट लो, वो 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं। कंबाइन होने के बाद आपको 2 और 2 से ज़्यादा उनके प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। मिल गए हम लोगों को, कंपाउंड मिल गए। बोल रहा है कि उन 2 एलिमेंट में से एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका मास फिक्स होगा, दोनों में कोई बदलाव नहीं होगा, और एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका मास बदलता रहेगा, ठीक है। तो जिसका मास बदल रहा है ना, अगर आप उसका रेशियो लोगे तो आपको उसका रेशियो बदलते हुए मास का जो एलिमेंट है, ठीक है, उसका जब रेशियो लोगे तो उसका आपको रेशियो हमेशा सिंपल होल नंबर में मिलेगा। तो आपके सामने ये 1:2 मिल गया, किसका मिल गया, ऑक्सीजन का मिल गया, क्योंकि ऑक्सीजन इसके अंदर वेरी कर रहा है। बात समझ आई। एक और एग्जांपल लेते हैं और समझ में आएगा। आइए, जैसे कि यहाँ पर है, मैंने एग्जांपल हेडिंग दी हुई है, चलो देख लेते क्या एग्जांपल है। नंबर 2, सल्फ़र और ऑक्सीजन, इसको हम कंबाइन कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। ये 2 कंपाउंड्स मुझे सल्फ़र ऑक्सीजन के थ्रू मिल सकते हैं। सल्फ़र का मास होता है बेटा 32U और ऑक्सीजन का मास होता है 16U, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी इनके मासेस देख लेते हैं हम लोग, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, सल्फ़र रेशियो 2 मास ऑफ ऑक्सीजन, सल्फ़र का कितना बताया मैंने 32 रेशियो 2 मास ऑफ ऑक्सीजन, तो दैट मीन्स 32:32, ठीक है। मैं इसको अभी रख देती हूँ, मैं इसको भी काट नहीं रही हूँ। यहाँ पे देखो सल्फ़र रेशियो 3 एटम है ऑक्सीजन के, तो सल्फ़र कितना है 32 और 3 16 कितना होता है 16 आएगा ना यहाँ पर, ठीक है। तो 3 × 16 कितना हो जाएगा 48, डन। चलो, तो अब यहाँ पे फिक्स मास किसका जा रहा है बच्चा, सल्फ़र का फिक्स मास जा रहा है 32 और वेरी कौन कर रहा है बेटा, ऑक्सीजन वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन वेरी कर रहा है, तो इसका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो हमें आपको सिंपल रेशियो मिलेगा, लाइक 32:32 अपॉन 32:48, ठीक है। दोनों को ले लिया मैंने यहाँ पर। सो क्या हो जाएगा यहाँ पर 32:32 × 48/32, ठीक है, रेसिप्रोकल होगा ना ये, ओके। 32 कैंसिल हो गया, ओके। क्या बचेगा यहाँ पर, टेबल हमारी 4 की लगेगी, 4 8 ज़ा 32 और यहाँ पे 4 12 ज़ा, आगे और जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा हमारा 4 का ही, ओके। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो क्या आया बच्चा 3/2, मतलब कि स्मॉलेस्ट रेशियो आया 3:2। बात समझ आई, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब मल्टीपल प्रोपोर्शन में
देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही एलिमेंट दिए हुए हैं, बट वो 2 एलिमेंट आपको अलग अलग कंपाउंड दे रहे हैं, और उन अलग अलग कंपाउंड के अंदर एक का मास जो है वो फिक्स है और एक का मास जो बदलता रहेगा। तो जब आप बदलते हुए एलिमेंट को लोगे, मतलब जिसका मास बदल रहा है, अगर आप उसके एलिमेंट को लोगे और उसके एलिमेंट्स का जब रेशियो निकालोगे तो आपको उनका रेशियो सिंपल नंबर में मिलेगा। क्लियर हुआ ये इतना? ठीक है, देखो अब मैंने ये वाला स्टेप किया, ठीक है, रेशियो निकालने वाला मैंने ये वाला स्टेप किया। आप डायरेक्टली यहीं से भी कर लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, आप यहाँ से भी कर लो। 8 4 ज़ा 32 और 8 6 ज़ा 48, ठीक है। देन 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा आ गया 2:3। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है, ठीक है। चलो एक और हम देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। अभी एग्जांपल थोड़ा सा लंबा वाला ले रहे हैं हम लोग। हम ये ले रहे हैं कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं साथ में, और हमें मल्टीपल कंपाउंड्स मिल रहे हैं। जैसे कि कंपाउंड्स के मैं यहाँ पे नाम लिख दूँ। एक मुझे मिल रहा है N2O, एक मुझे मिल रहा है NO, एक मुझे मिल रहा है N2O3, एक मिल रहा है NO2 और एक मुझे मिल रहा है N2O5, ठीक है। देखो सिर्फ 2 एलिमेंट कंबाइन हुए हैं और मुझे 5 जितने कंपाउंड्स मिल गए। नाइट्रोजन का मास कितना है बच्चा? 14U, और ऑक्सीजन का मास कितना है बच्चा? 16U। चलो तो पहले मास देख लें। ओके, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन 14 है, 14 2 ज़ा 28 रेशियो 16। यहाँ पे देखो तो नाइट्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, दैट मीन्स कि 14 रेशियो 16, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 नाइट्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? 28 और O का 16 3 ज़ा 48। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं, नाइट्रोजन 1 ही है और ऑक्सीजन 2 है, तो कितना हो जाएगा? 14 रेशियो 32, ठीक है। और यहाँ पे देखो तो नाइट्रोजन 2 है और 5 ऑक्सीजन है। ओके, नाइट्रोजन 2 मतलब 28 और ऑक्सीजन 5, 16 5 ज़ा 80। हाँ, 16 5 ज़ा 80। ओके मैम, अब देखो आपने तो हमें गलत बता दिया। आप कह रहे थे कि एक का मास तो फिक्स रहेगा और एक का मास बदलता रहेगा। यहाँ पे तो देखो मैम किसी का मास फिक्स नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, हम एक ट्रिक आजमा सकते हैं। देखो इन सब के अंदर मुझे 28 14 ये रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक काम कर लेती हूँ, मैं सारे के सारे के 28 में कन्वर्ट कर लेती हूँ, ठीक है। तो देखो ये वाला जो है ये 28 रेशियो 16 तो है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। चलो तो ये 28 रेशियो 16। ओके, इसको मुझे 28 करना हो तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यस, तो इसके साथ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। मल्टीप्लाई करना है ना, तो दोनों तरफ तो कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 28 रेशियो 32। ओके मैम, ये क्या हो गया? 28 रेशियो 48, ठीक है। यहाँ पर भी 28 के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 28 रेशियो 64, ठीक है मैम। और ये तो हमें दिया हुआ है 28 रेशियो 80। ओके मैम, अब देखो मैंने आपको गलत नहीं बताया, ठीक है। अब आपके सामने ही है कि नाइट्रोजन का जो मास है वो सब में बराबर है, 28 28 28 28 28, और ऑक्सीजन का मास देखो वेरी कर रहा है। अब जैसे मैंने कहा कि जिस एलिमेंट का मास वेरी करता है उनके मासेस का अगर हम रेशियो लेते हैं तो ये सारे का सारा नंबर ना मुझे 16 की टेबल में नज़र आ रहा है। तो 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48, 16 4 ज़ा 64, 16 5 ज़ा 80। तो ये जो रेशियो बना क्या बना? 1 रेशियो 2 रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5। अरे रुको, ये पता नहीं क्यों पेन ख़राब चल रही है। ओके, सो एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो फाइनली आपको जो रेशियो मिल गया वो क्या मिल गया? ऑक्सीजन का 1 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5 आ गया। ये डन। देखो तो जो भी
ठीक है, जो भी एलिमेंट जिसका मास बदलता रहता है, अगर उन सबके बदलते हुए मासेस का जब रेशियो निकालेंगे तो हमें सिंपल होल नंबर मिलेगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब इस एग्जाम्पल के थ्रू तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पे हम लोग मल्टीपल प्रोपोर्शन कैसे कहेंगे। ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज जाएंगे, मैम मल्टीपल प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन में लाइक प्रोपोर्शन क्या करना है। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में सिर्फ इतना बोला गया कि आप कोई भी एक चीज़ जहाँ से भी उठाओगे आपको सेम मास मिलेगा। मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए आपको ये कहा गया कि आपको दो एलिमेंट, दो ही, ठीक है, दो से ज़्यादा नहीं, 3-4 नहीं लेने हैं। तो आपके पास दो ही एलिमेंट है, उन दो एलिमेंट को जब आप कंबाइन करोगे तो आपको उसमें दो और दो से ज़्यादा कंपाउंड्स मिल गए। उसके अंदर एक एलिमेंट फिक्स मास में जाएगा और एक एलिमेंट बदलता रहेगा। जो एलिमेंट का मास बदलता रहता है, अगर आप उनके मासेस का रेशियो निकालोगे तो आपको उसका रेशियो सिंपल होल नंबर में मिलेगा। बहुत आसान सा स्टेटमेंट। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं क्या है। आगे आ गया हमारा क्वेश्चन। ओके, क्या कह रहा है, एन एलिमेंट फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स कंटेनिंग 50% एंड 40% ऑफ द एलिमेंट बाय मास। ठीक है, देखो बच्चों क्या कह रहा है आपको। सबसे पहला वो कह रहा है कि एक एलिमेंट है जो दो टाइप के ऑक्साइड्स बना रहा है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड ऐसे करके। ठीक है, तो दो टाइप के ऑक्साइड बना रहा है, जिसमें पहले वाले में, ठीक है, इन फर्स्ट ऑक्साइड जो 50 जो एलिमेंट है उसका मास कितना है, 50% है। एलिमेंट का मास कितना है, 50% है। ठीक है, तो 50% इज़ द मास ऑफ एलिमेंट। तो अगर हम लोग कंपाउंड को 100% मानते हैं बेटा, तो 50% अगर मास ऑफ एलिमेंट हुआ तो साफ साफ पता चल गया कि 50% जो होगा वो मास ऑफ ऑक्सीजन होगा। ठीक है, अब ये हमें क्या बोल रहा है कि वेरीफाई करो मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब मल्टीपल के लिए हमने अभी भी क्या देखा कि एक का जो वज़न है वो सेम होना चाहिए, दूसरे का वज़न वेरी करना चाहिए। तो देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सपोज़ कर रहे हैं कि एलिमेंट का जो मास है वो हम 100 ग्राम लेते हैं। ठीक है, लेट्स से कि एलिमेंट का मास जो है, लेट्स से मास ऑफ एलिमेंट इज़ 100 ग्राम, हम 100 ग्राम ले लेते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर अगर मैंने यहाँ पर 100 ग्राम एलिमेंट का मास लिया है तो एलिमेंट 50% होता है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन भी कितना होता है, 50%। तो अगर मेरा 100 ग्राम एलिमेंट का मास है तो ऑक्सीजन का मास भी कितना होगा बेटा, 100 ग्राम ही होगा। 50% है ना, तो जो कंपाउंड बनेगा अगर उसमें 100 ग्राम एलिमेंट है तो 100 ग्राम ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन का कितना मास हो गया, 100 ग्राम हो गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 100 ग्राम के हिसाब से मास ऑफ द ऑक्सीजन पता चल गया, 100 ग्राम। ठीक है, कोई बात नहीं। सेकंड की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। अब सेकंड में क्या कह रहा है बेटा, सेकंड में कह रहा है आपसे दैट द एलिमेंट इज़ फॉर्म बाय द 40% ऑफ द मास। ठीक है, सेकंड वाले में इन सेकंड ऑक्साइड 40% जो है वो एलिमेंट का मास है। तो सीधी बात है 60% जो होगा वो ऑक्साइड का मास हो जाएगा, ऑक्सीजन का मास। इतना तो क्लियर हो गया कि कंपाउंड में वो एलिमेंट और एक ऑक्सीजन अवेलेबल है। अब जैसे मैंने कहा कि हम लोग एलिमेंट के मास को कांस्टेंट रखते हैं, तो अब अगर मैं ये कह रही हूँ, ठीक है, अब अगर मैं ये कह रही हूँ कि 40 ग्राम एलिमेंट के मास के लिए 40% है ना, तो इस परसेंट को मैंने ग्राम के फॉर्म में अज्यूम कर रही हूँ कि अगर 40 ग्राम एलिमेंट में मुझे 60 ग्राम ऑक्सीजन मिला है तो 100 ग्राम एलिमेंट के अंदर मुझे कितना ग्राम ऑक्सीजन मिल जाएगा। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, इसको यहाँ पे लेके गए तो 60 × 100 डिवाइड बाय 40। ओके, 0 0 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4 25 ज़ा, तो कितना मिला, 150 ग्राम मुझे ऑक्सीजन मिल गया। ओके, इतना पॉइंट क्लियर हुआ। तो अब आप देखो बेटा, हम लोगों ने अज्यूम ये किया था कि जो हमारा मास होगा, किसका मास होगा, एलिमेंट का, वो हम कांस्टेंट रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एलिमेंट का मास 100 ग्राम लिया तो उसमें मुझे 100 ग्राम ऑक्सीजन मिला क्योंकि 50-50% था। बट यहाँ पर, ठीक है, बट यहाँ पर जब हम लोगों ने 100 ग्राम एलिमेंट लिया तो यहाँ पे मुझे ऑक्सीजन कितना मिला, 150 ग्राम, मतलब वेरी कौन कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है। तो अगर मैं इसका रेशियो लूँ तो 100/150 है ना, रेशियो ले लेते हैं ना हम लोग। ठीक है, जिसका वेरिएबल है, जिसका एलिमेंट का मास वेरी कर रहा है, उसके मासेस का हम लोग प्रोपोर्शन ले लेते हैं। तो 0 0 कैंसिल। ओके, 5 2 ज़ा
5 3 तो रेशियो क्या है बच्चा 2:3। तो उन्होंने वही तो बोला है कि जो एलिमेंट वेरी करेगा उसका प्रपोर्शन जो होगा वो सिंपल होल नंबर में हो गया, तो 2:3 में आंसर आ गया। समझ में आया? क्लियर अच्छे से? ओके। तो जो कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पे देखा था दैट वाज इजी, बट न्यूमेरिकल में आपको यहाँ पे एग्जैक्टली मास नहीं दिया हुआ था, इसके लिए हम लोगों ने एलिमेंट के मास को कांस्टेंट रख दिया, दैट इज़ 100। ठीक है, ओके। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सो आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। ओके, एब्सोल्युटली क्लियर हो जाएगा। और मेरी यही कोशिश है कि आप यहाँ से जब रीडिंग करें तो आपके कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो जाए, तो आपको कहीं और वीडियो देखने की ज़रूरत ना हो, आपका पूरा का पूरा कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। तो चलो देखते हैं अभी इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। क्या कर रहा है बच्चों क्वेश्चन? कार्बन एंड ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स। मतलब कि यहाँ पे आपको कार्बन एंड ऑक्सीजन ये 2 एलिमेंट दिए हुए हैं जो कंपाउंड बना रहे हैं। द कार्बन कंटेंट इन वन ऑफ दीज इज़ 42.9। ठीक है, तो जो पहला हमारा कंपाउंड है इन फर्स्ट कंपाउंड, ओके, फर्स्ट कंपाउंड के अंदर कार्बन का परसेंटेज कितना बोल रहा है? 42.9%। ओके, कार्बन का परसेंटेज 42.9 है, तो आप खुद सोच लो कि ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या हो जाएगा। यहाँ पर 100 में से माइनस कर लें तो हमें मिल जाएगा 57.1%। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो बेटा, यहाँ पे अगर हम ये कह रहे हैं ये कार्बन और ये ऑक्सीजन, ठीक है, अगर हम ये कह रहे हैं कि 42.9 ग्राम, मैं ग्राम कंसिडर कर लिया, 42.9 ग्राम कार्बन के लिए अगर 57.1 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो 100 ग्राम कार्बन के लिए कितना ऑक्सीजन चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा? 57.1 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 42.9। सो मास ऑफ ऑक्सीजन फॉर 100 ग्राम ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख ले तो 133.1 ग्राम हमें ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, चलो ये फर्स्ट कंपाउंड। अब बात करते हैं हम लोग सेकंड कंपाउंड की। नो, सेकंड के अंदर क्या बोला है? वाइल इन द अदर इट इज़ 27.3%। ठीक है, तो अब आप खुद सोचो कि कार्बन और ऑक्सीजन, अगर कार्बन 27.3% है, दैट मीन्स 27.3 ग्राम हम कंसिडर करें, तो उसके लिए अगर हम इसको 100 से माइनस कर लें 27.3 को, तो ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा? 72.7 ग्राम। तो अगर हम कार्बन के मास को 100 ग्राम अज्यूम करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 100 ग्राम किया, तो उस हिसाब से ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा? फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 72.7 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 27.3। ठीक है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 266.3 ग्राम। ठीक है, इतना हो गया। अब ये कह रहा है कि आप बताओ, शो दैट दिस डेटा इज इन द एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हमने क्या देखा कि 2 एलिमेंट होंगे, उसमें से एक का वजन फिक्स रहेगा, दूसरे का वजन वेरी करेगा। यहाँ पे हम लोगों ने साफ साफ कार्बन के वजन को 100 रखा हुआ है दोनों तरफ, तो ये तो फिक्स है हमारा। तो वेरी कौन कर रहा है बेटा? ऑक्सीजन वेरी कर रहा है। तो अब जब ऑक्सीजन वेरी कर रहा है तो जो एलिमेंट वेरी करता है उनके मासेस का रेशियो लिया जाता है। ठीक है, तो अब अगर मैं 133.1 अपॉन में 266.3 लूँ, तो इसके अंदर मुझे आंसर साफ साफ दिख रहा है, ये जो है वो इसका डबल है, तो क्या हो जाएगा? 1:2। ठीक है, तो मुझे होल नंबर क्या मिल गया? 1:2। दैट्स इट, क्लियर हुआ? ठीक है, चलो। सो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक ओके 3 लॉज जो मैं आपको समझाया आपको अच्छे समझ में आए, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल भी दिया ताकि आपका कन्फ्यूजन कुछ रहे नहीं। अब हम लोग एक और लॉ की तरफ चलते हैं, विच इज़ द गैल-लुजैक्स लॉ। ठीक है, तो चलो देखते हैं उसके अंदर क्या है ना बच्चों। 4th नंबर इज़ गैल-लुजैक्स लॉ ऑफ द कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ठीक है, अब नाम क्या है? गैल-लुजैक्स। अब बेसिकली गे जो नाम रीड कर गए ना, अभी आप समझ गए। ठीक है, मुझे दोस्ताना मूवी की याद आ जाती है, अक्षय कुमार और जॉन इब्राहिम जी। ठीक है, माँ का लाडला बिगड़ गया। ओके, तो बस याद कर लीजिए। तो बेसिकली ये जो लॉ है वो गैल-लुजैक जी ने ही दिया था, तो उन्हीं के ही नाम के ऊपर ये लॉ है, तो इसके लिए आपको साइंटिस्ट का नाम ओके अलग से लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, वो सेम में आ जाता है। 1808 में, ठीक है, ये बताया था लॉ।
अब ये लॉ कह क्या रहा है, ये कह रहा है दैट व्हेन 2 और मोर गैसेस रिएक्ट विथ वन अनदर, जब 2 और 2 से ज़्यादा गैसेस आपस में रिएक्ट करते हैं, देन देयर वॉल्यूम्स बियर सिंपल होल नंबर रेशियो विथ वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब कि रिएक्टेंट के वॉल्यूम्स और प्रोडक्ट के वॉल्यूम्स एक दूसरे के साथ सिंपल होल नंबर में रेशियो में जाते हैं, मेजर्ड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, बट ये है कि टेम्परेचर और कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर का कंडीशन सेम होना चाहिए। तो अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में बोलूँ तो यहाँ पर हमें टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन बोल रहे हैं, जबकि इसके पहले हमें किसी भी लॉ में कोई कंडीशन बताई नहीं थी। तो यहाँ पे एक कंडीशन तो ये है कि टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। दूसरा, ये जो बात कर रहे हैं ना बच्चा, ये बात कर रहे हैं वॉल्यूम की। अब आप पिछले वाले 3 देखो तो उसमें किसी में भी ये नहीं बोला गया कि किसी को ग्राम में लो, ठीक है, किलोग्राम में लो, लीटर में लो, कुछ बोला नहीं गया है उसके अंदर, मास वॉल्यूम कुछ नहीं बोला। बट इसमें इन्होंने डिफ़ाइन किया है, क्या डिफ़ाइन किया है, वॉल्यूम। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम लेना है, वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, जो भी कह रहे हैं ना 2 और 2 से ज़्यादा जब गैसेस रिएक्ट करेंगी तो हमें इसका वॉल्यूम लेना है। और ये वॉल्यूम किसका होना चाहिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का। तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का जब आप वॉल्यूम लेंगे तो उनका जो रेशियो आएगा बेटा, वो रेशियो कैसा आएगा, सिंपल रेशियो। ये कैसा रेशियो आएगा बेटा, सिंपल रेशियो। नाउ द पॉइंट इज दैट कि अभी तक जितने भी लॉ देखे हमने सब में सिंपल रेशियो बोला गया। तो एक्चुअली अब इसका मतलब क्या है, तो हम देखो सीधा सा एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल से ही बहुत अच्छे से हमें समझ आता है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक एग्जांपल लूँ मैं, देखो हाइड्रोजन गैस जब कंबाइन होगा क्लोरीन गैस के साथ तो हमें मिलेगा HCl। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। और ये सारे के सारे गैसेस लॉ है, मतलब गैस ही लेंगे और कोई तो लेंगे नहीं, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस कंबाइन हो रहा है क्लोरीन गैस के साथ तो हमें HCl गैस मिल रहा है। ओके, बैलेंसिंग आपने 10th में सीखी थी, तो अब इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। चलो क्या होगा बैलेंसिंग, तो यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो ये हो गया 2 HCl। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन combines with 1 volume of chlorine gives 2 volume of HCl। तो अगर मैं इनका रेशियो देखूं तो इसका रेशियो क्या है, 1:1:2 आया। सिंपल सी बात, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल दिया हो, आपको एग्जांपल दिया है कि भाई साहब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ गैसियस पार्टिकल्स मिल रहे हैं। लेट्स से कि हाइड्रोजन गैस है, ओके। यहाँ पे आपको ऑक्सीजन के गैसियस पार्टिकल्स मिल रहे हैं, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जब कंबाइन होता है तो आपको H2O मिल जाता है। आई एम नॉट सेइंग H2O लिक्विड, ओके, गैसियस फॉर्म में ही आपको H2O मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी गैस है, ये भी गैस है। इतना क्लियर हुआ। अब ये लोग पता है एग्जाम्पल कैसे देते हैं, बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं कि ये लोग ऐसा कहते हैं कि अगर हम लोग 100 वॉल्यूम है ना, ठीक है, ml में ही लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर हम लोग 100 ml H2 लेते हैं और 50 ml O2 लेते हैं तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो 100 ml ही मिलेगा। अब बच्चे ना यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पॉइंट लगा देते हैं, तो वो बोलते हैं कि 100 + 50 तो 150 ml होना चाहिए। ये आंसर में 100 ml कैसे लिखा है, ये कन्फ्यूजन एग्जाम्पल जब आपकी बुक में दिया ना उसको लेके बहुत सारे बच्चों को होता है। तो देखो आपके पास ये रिएक्शन है, H2 + O2 गिव्स H2O। अगर मैं इसको यहाँ पे बैलेंस करूँ, ठीक है, बैलेंस करूँ तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 2 लगेगा, ठीक है, O के हिसाब से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। इसका मतलब अब अगर इसका रेशियो देखें तो क्या हो रहा है, 2:1 गिव्स 2। इसका मतलब कि जो भी मैं हाइड्रोजन का वॉल्यूम लूँगी उससे आधा मुझे ऑक्सीजन का वॉल्यूम लेना होगा। एज पर द लॉ आप खुद ही देख लो क्या बोला गया, 2:1, मतलब कि वॉल्यूम, ओके। हम लोग यहाँ पे जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम है वो 2 ले रहे हैं, ओके, 2 मोल्स लाइक 2 वॉल्यूम, और ऑक्सीजन का एज पर द बैलेंसिंग, ठीक है, ऑक्सीजन का 1 ले रहे हैं। तो
तो हमें यहाँ पे वाटर के वाटर गैस के कितने मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। तो अगर हमने यहाँ पे 100 लिया है, उसके साथ मैंने कंबाइन किया 50 ml, तो मुझे मिलेगा तो 100 ml ही मिलेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे एक्चुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पॉइंट ले लेते हैं, इसके लिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि गैर-लुज़ैक में साला 100 + 50 तो 150 होना चाहिए, इन लोगों ने 100 कैसे लिखा है, वो वाली चीज़ मैं बता रही हूँ आपको। बात समझ आइए अच्छे से, ठीक है। एक और अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं जहाँ पे आपको फटाफट हम लोग कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन गैस गिव्स अमोनिया, ठीक है। नाइट्रोजन बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, तो नाइट्रोजन 2 है यहाँ पे, तो आगे 2 लगा दिए, ये कितने हो गए 6, तो यहाँ पे 3 लगा दिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विथ 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। सिंपल, ठीक, कुछ भी नहीं करना है। तो गैर-लुज़ैक लॉ आपको एक सिंपल चीज़ बोल रहा है कि अब जब 2 और 2 से ज़्यादा गैस को रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। इन सब का जो वॉल्यूम है वो सिंपल रेशियो में आ जाता है, आपके सामने ही है, ठीक है। ज़्यादा कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं है कि तुम्हें स्टेटमेंट क्लियर ही ना हो, बहुत ईजी है बच्चा। चलो एक हमने लिया हाइड्रोजन गैस, ओके, क्लोरीन गैस, मैंने इसके पहले एग्जांपल दिया, ये मैं भूल गई, ओके। तो ये हम लिखते हैं HCl, ओके। तो चलो देख लेते हैं क्या है, हाइड्रोजन गैस गिव्स क्लोरीन गैस, तो आगे 2 लगा दिया, ओके। तो क्या हो गया 1:1:2। अब बात समझ में आ गई किस तरीके से है, ठीक है। बस यही आपको बताना है। तो आपको स्टीरियोमेट्रिक तो आता है ना, मतलब आपको बैलेंसिंग तो आती है ना। आपको जो भी, ठीक है, जो भी रिएक्शंस के दौरान गैसेस दी जाए उसको रिएक्ट कर लो, उसका प्रोडक्ट निकाल दो, बैलेंस कर दो। बैलेंस करने के दौरान आगे के जो भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, उसको आप रेशियो में ले लो, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सिंपल शब्द में मैंने आपको बता दिया और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। डन। एक एग्जाम्पल देख लें, तो क्या कह रहा है, 2 liters ऑफ नाइट्रोजन कम्प्लीटली रिएक्ट विथ 6 liters ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, कितना वॉल्यूम दिया हुआ है, 2 liters वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। और रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, 6 लीटर हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। अंडर सूटेबल कंडीशन, मतलब कि टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए, टू फॉर्म 4 liters ऑफ अमोनिया। क्या मिल रहा है हम लोगों को, अमोनिया मिल रहा है, ओके। कितना मिल रहा है हमने को, 4 liters अमोनिया मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 वॉल्यूम की जगह 2 लीटर लिख देती हूँ। क्या बोल रहा है, इफ़ ऑल द वॉल्यूम्स आर मेजर्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो आइडेंटिकल टेम्परेचर प्रेशर है, तो शो करो कि ये डेटा जो है वो गैर-लुज़ैक लॉ को एग्री कर रहा है। बैलेंस कर लेते हैं पहले, यहाँ पे अमोनिया N, यहाँ पे 2 लगा दूँ, ठीक है, यहाँ पे 3 लगा दूँ, ओके। तो अब अगर मैं इसके वॉल्यूम्स लूँ तो क्या हो जाएगा, 1:3:2 होगा। ये 1 है, ये 3 हुआ, ये 2 हुआ, और जो इन्होंने वॉल्यूम दिया हुआ है वो लिख दूँ मैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 लीटर रेशियो 6 लीटर रेशियो 4 लीटर। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, 2 4 2 2 4, आ गया, वही आ गया, सिंपल रेशियो आ गया, 1 लीटर रेशियो 3 लीटर रेशियो 2 लीटर। और अगर हम इनके बैलेंस करने के दौरान भी जो हम स्टीरियोमेट्रिक ले रहे हैं बैलेंसिंग के, तो वो भी तो वही है, 1:3:2, सेम आ गया, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि हाँ भाई ये डेटा जो है वो गैर-लुज़ैक लॉ को एग्री कर रहा है। बात समझ आई, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये चीज़ जाननी है, यहाँ पे सेम टेम्परेचर प्रेशर है, पहली बात, और दूसरी बात यहाँ पे जो है वो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, जबकि इसके पहले वाले किसी भी लॉ में ऐसा कुछ जिक्र उन्होंने किया नहीं है, वॉल्यूम नहीं बोला है, मास नहीं बोला है, कुछ बोला नहीं है, इसके अंदर वो चीज़ बोली गई है, ठीक है। तो ये है लॉ, बहुत आसान। बच्चे बस थोड़ा सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और गैर-लुज़ैक को थोड़ा सा अलग तरीके से करके देखो, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। क्लियर हुआ, चलो। तो बच्चों लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, आपके फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ वीडियो शेयर कीजिएगा। अभी आपने स्टडी तो स्टार्ट कर ली होगी, ओके। 11th साइंस का 2 रिज़ल्ट नहीं आया है, बट हमें इतना तो पता होगा कि हमें 11th में साइंस लेना है, तो आपने स्टडी स्टार्ट कर ली होगी। नहीं की होगी तो प्लीज़ स्टार्ट कर लीजिए, समय नहीं है, क्योंकि जैसे ही रिज़ल्ट आएगा तो आपका स्कूल में एडमिशन ये वो इतनी भागादौड़ी बढ़ जाएगी और फिर तुरंत एग्ज़ाम्स आना शुरू हो जाएंगे। तो अपने आपके पास टाइम है तो उसका यूटिलाइज़ कर ले, थोड़ा आप जो है वो स्टडी करना स्टार्ट कर लीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। टिल देन कीप स्टडी,
कीप हार्ड वर्किंग, रिलैक्स, बाय बाय, टेक केयर।